हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग अभी तक WB क्लास 10th का लाइट चैप्टर का 3 वीडियो कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या सीखा। पहले वीडियो में हम लोगों ने सीखा मिरर के कॉन्सेप्ट को, दूसरे वीडियो में मिरर के टाइप्स को पढ़ा, ठीक है। और तीसरे वीडियो में इस पूरे लाइट का जो सबसे बेसिक टॉपिक है और जिसकी वजह से पूरा लाइट जाना जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो बेसिक टर्म्स है उसके बारे में हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है। तो अब हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और आज हमारा टॉपिक है कि टुडेज गोल्स में क्या है, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। व्हाट इज एफ एंड आर? फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है। बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए डायरेक्ट डेरिवेशंस पूछता है कि बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन। अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा, मिरर पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। अब हम लोग आज से इमेज फॉर्मेशन के सेक्शन पे स्टार्ट करते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन, इमेज क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग इमेज कितना टाइप का बन सकता है वो पढ़ेंगे, किन किन मिरर से किस किस टाइप का इमेज बनता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक लास्ट टॉपिक हमारा पढ़ेंगे, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर किस टाइप का इमेज बनाता है और क्या उस इमेज का क्वालिटीज रहते हैं उसके बारे में डिटेल करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं, ओके, ठीक है। आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था उसका एक पहले क्विक रिकैप लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था मिरर के बारे में। तो एक मिरर, स्फेरिकल मिरर का एक टाइप हम बना रहे हैं जिसका नाम है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर के तरफ होता है, केव का फॉर्मेशन करता है। तो ऐसे मिरर को कॉनकेव मिरर बोलते हैं, जो बाहर से पॉलिश रहता है और उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसके अंदर के तरफ रहता है, ठीक है। उसके बाद इस कॉनकेव मिरर के एक मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल। ये भी पढ़ाया था मैंने कि मिरर जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर हो या कॉनकेव कॉन्वेक्स, उसके मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। क्लियर? अब इस पोल से एक लंबा लाइन खींचते हैं हम लोग, स्ट्रेट लाइन। तो इस स्ट्रेट लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने बता दिया था, द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब पोल से एक सीधा लाइन खींच दिया हम लोग, तो इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे हैं, ठीक है। अब इस पोल से थोड़े दूरी पे रहता है फोकस और उससे थोड़े दूरी पे रहता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फोकस क्या होता है ये पता है कि मतलब जब कोई पैरेलल लाइट आता है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे आकर के कॉनकेव मिरर से टकराता है या किसी भी मिरर से टकराता है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जिस पॉइंट से मीट करता है उस पॉइंट को ही फोकस बोलते हैं। जिस पॉइंट पे आकर के वो प्रिंसिपल एक्सिस के टच करता है उसी पॉइंट को फोकस बोलते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि मिरर के सेंटर को क्या बोलते हैं। ये मिरर है, इस मिरर के सेंटर को पोल बोलते हैं। मिरर जिस स्फीयर का पार्ट होता है उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और लाइट रे मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे आकर के टच करता है उस पॉइंट को फोकस बोलते हैं। अब दो और टर्म था, इस सेंटर से मतलब पोल से सेंटर तक के डिस्टेंस को हम लोग बोलते थे आर, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, जिसका नाम क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? पोल से सेंटर तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इस पोल से इस एफ फोकस तक के डिस्टेंस को बोलते हैं स्मॉल एफ, फोकल लेंथ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस छोटे एफ मतलब कि फोकल लेंथ और इस रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। क्लियर? तो हमारा टॉपिक क्या है? रिलेशन बिटवीन स्मॉल एफ एंड कैपिटल आर। व्हाट इज स्मॉल एफ? फोकल लेंथ। और व्हाट इज कैपिटल आर? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो पहले तो शॉर्ट में ही हम रिलेशन यहीं पे लिख देते हैं कि 2f इज इक्वल्स टू आर, या फिर f इज इक्वल्स टू r बाय 2। इस रिलेशन को हमको प्रूफ करना होता है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में कभी कभी छोटे छोटे एमसीक्यू में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है
कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल एफ एंड आर, तो वहां पे तो आपको प्रूफ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो वहां पे आप इस ऑप्शन को जहां ही देखेंगे वहां पे टिक कर दीजिएगा। क्या है कि जो फोकल लेंथ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकल लेंथ के 2 टाइम्स होता है। क्लियर? क्या रिलेशन है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ के 2 टाइम्स होता है, ठीक है। या फिर फोकल लेंथ जो होता है जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उसका हाफ होगा। मतलब क्या, अगर हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है तो वहां पे अगर फोकल लेंथ का वैल्यू पूछा जाए तो 15 होगा, हाफ हो जाएगा। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 है तो फोकल लेंथ कितना होगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। अगर फोकल लेंथ 30 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इस रिलेशन से बहुत सारा न्यूमेरिकल भी छोटा छोटा एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि बताओ अगर r 30 सेंटीमीटर है, मतलब रेडियस 30 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ कितना होगा, तो 30/2, ठीक है। 30/2 मतलब 15 सेंटीमीटर। ओके, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ कितना होगा, फोकल लेंथ हो जाएगा 40/2 इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। इस रिलेशन से हम बहुत सारा चीज निकाल लेंगे। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया रहेगा तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा फोकल लेंथ निकल आएगा। बट अगर कहीं पे फोकल लेंथ दिया है, मान लीजिए फोकल लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, 2f यानी कि 2 × 15 मतलब 30 सेंटीमीटर। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर दिया होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, 2f यानी कि 40 × 2 मतलब 80 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ के 2 टाइम्स होता है और फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होता है। अब हम लोग इस वीडियो में इस रिलेशन को प्रूव करेंगे, क्योंकि कभी कभार बोर्ड एग्जाम्स में डायरेक्ट 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 नंबर के लिए इसको प्रूव करने को देता है, ठीक है। तो अब हम लोग इस वीडियो में इसको प्रूव करेंगे। ओके, तो हम लोगों ने इतना सारा न्यूमेरिकल किया, ठीक है, और वीडियो के लास्ट में मैं कुछ और न्यूमेरिकल्स भी अटैच कर दूंगा, उन सबको आप घर पे सॉल्व करिएगा। बस क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते समय ध्यान दीजिएगा कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है तो बस उसको 2 से डिवाइड करिएगा तो फोकल लेंथ निकल आएगा। अगर फोकल लेंथ दिया हुआ है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल आएगा। ये क्लियर? अब हम लोग इस वीडियो में ये जो रिलेशन हुआ है इसको प्रूफ करेंगे ज्योमेट्री के हेल्प से, ठीक है, और वो प्रूफ आता है एग्जाम में। क्लियर? आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां साइड में हम एक मिरर बनाएंगे, कॉनकेव मिरर, ठीक है, जिसके सेंटर को क्या बोलते हैं, पोल। इधर पॉलिश सरफेस है, ये उसका पॉलिश सरफेस है, इसके सेंटर को पोल बोले हैं। पोल से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। इतना तो क्लियर है। प्रिंसिपल एक्सिस, पोल से थोड़े डिस्टेंस पे रहता है हमारा फोकस, और फोकस से थोड़े डिस्टेंस पे रहता है क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतना तक तो क्लियर होगा। अब एक स्ट्रेट लाइन मतलब लाइट आएगा जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। डायग्राम अच्छे से समझिएगा, अगर डायग्राम समझ नहीं आएगा तो प्रूफ समझ नहीं आएगा। तो एक स्ट्रेट लाइन में एक लाइट आया है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो हम लोगों ने ये पढ़ा है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट से पास करेगा जिसका नाम क्या है, फोकस। इतना तक क्लियर? अब इस फोकस के बाद ये एक लाइट रे है जिसका नाम चलिए हम दे देते हैं ए बी। एक लाइट रे था जो टकराने के बाद फोकस से पास किया है, ठीक है। अब इस सी पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो बी पॉइंट को यहां पे टच करेगा, ठीक है। ये बस एक स्केल से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेना है जो बी और सी को मिलाएगा, ठीक। अब ए बी और सी में देखिए ये एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब, ये इंसिडेंट रे है तो इंसिडेंट रे जिस एंगल से आता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो यहां पे ए बी और सी मिलकर के एक एंगल बनाना है जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। क्लियर? और लाइट रे आने के बाद यहां से रिफ्लेक्ट हुआ है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप इतना तक क्लियर होगा। पहले डायग्राम को अच्छे से समझिए। एक स्ट्रेट लाइन में एक लाइट रे आया है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और टकराने के बाद वो फोकस से पास किया है।
अब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक स्ट्रेट लाइन बी पॉइंट को मिलाते हुए खींचे हैं जो परपेंडिकुलर है। आई होप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आप लोगों ने नॉर्मल लाइन के बारे में पढ़ा होगा जो मिरर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो वहां पे तो परपेंडिकुलर ऐसे सीधा होता है, बट यहां पे ये कर्व मिरर है, इसीलिए इसका परपेंडिकुलर कुछ तिरछा है। और ये परपेंडिकुलर कहां से पास हो रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो इस स्ट्रेट लाइन मतलब ये लाइट रे और सेंटर ऑफ कर्वेचर का परपेंडिकुलर में ये जो एंगल है ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ठीक इसके बगल में जो रिफ्लेक्टेड रे आ रहा है तो इसके बीच का एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। हम लोगों ने पढ़ा था कि एंगल आई जो होता है इज इक्वल टू एंगल आर। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे उसी बात को लिखेंगे एक नंबर पॉइंट में, या पॉइंट नहीं देते हैं ऐसे लिखते हैं कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल क्या होगा? सी बी एफ, सी बी एफ। अब ऐसे क्यों लिखते हैं? कुछ स्टूडेंट्स को इसका मतलब नहीं पता होता है, वो लोग रट लेते हैं डायरेक्ट कि ये एबीसी है, ये सीबीएफ है। ऐसे इसीलिए लिखा जाता है, ध्यान से सुनिए। जहां से कोई चीज स्टार्ट होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं, जिस पॉइंट पे एंगल बनता है उस पॉइंट को उसके बीच में लिखते हैं, और सबसे एंड पॉइंट को सबसे लास्ट में लिखते हैं। जैसे कि यहां का स्टार्टिंग पॉइंट है ए, तो इसको ए पहले लिखे हैं। फिर एंगल कहां पे बन रहा है? किस पॉइंट पे? बी पॉइंट पे, तो बी को बीच में लिखे हैं। और इसका एंड पॉइंट क्या है? सी, तो इसको सी यहां पे लिखे हैं। सेम टू सेम यहां पे भी इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सी, तो सी। एंगल कहां पे बन रहा है? बी पे, तो बी यहां लिखे हैं। और एफ लास्ट पॉइंट है तो लास्ट लिखे हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आपकी ए डबल सी को पूरा फुल फॉर्म लिखिएगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोगों ने अपने 7th या 8th क्लास में अल्टरनेट एंगल का एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि अगर कोई दो पैरेलल लाइंस आपस में पास कर रहा है और उसको कोई तिरछा लाइन क्रॉस करता है, मतलब कि अगर जेड का फॉर्मेशन होता है तो ये जो एंगल होता है इसके सामने वाला एंगल भी सेम होता है। मतलब अगर ये आई है तो ये भी आई होगा। तो यहां देखिए, यहां पे भी एक जेड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये जेड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर ये एंगल आई है तो ये भी कितना होगा? एंगल आई। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को आप याद करेंगे तभी इस वीडियो में ये पूरा डेरिवेशन आपको समझ में आएगा। तो अल्टरनेट एंगल्स के हिसाब से अगर ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई होगा। मतलब जेड का फॉर्मेशन जब होता है तो ये एंगल आई है तो उसके सामने वाला एंगल भी सेम होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एंगल ए बी सी, ध्यान से देखिए, एंगल ए बी सी, फिर से किसके? एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी किसके इक्वल होगा? बी सी एफ के, एंगल बी सी एफ अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट एंगल। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट एंगल कॉन्सेप्ट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू बी सी एफ। क्लियर? तो अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है तो ये इक्वेशन सेकेंड होगा। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या पा रहे हैं कि हमारा LHS जो है एंगल एबीसी सेम है, तो अब हम RHS को भी सेम कर देंगे। मतलब एंगल सी बी एफ इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ। ठीक है,
एंगल सी बी एफ इज इक्वल टू एंगल, आप लोगों के सुविधा के लिए हम इसको उल्टा लिख देते हैं, तब आप लोग को ज्यादा याद रहेगा। क्या करते हैं कि एबीसी लेफ्ट साइड में है तो उसके वैल्यू को हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, मतलब एंगल बी सी एफ ऐसे भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं था, बट याद रखने के लिए कि एंगल एबीसी एक साथ है तो हम आरएचएस को भी एक साथ करेंगे। तो एंगल बी सी एफ इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि एंगल बी सी एफ इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये डेरिवेशंस थोड़ा सा स्लाइट टफ है, इसीलिए हम इसको धीरे धीरे समझ रहे हैं, ठीक है, ज्यादा टफ तो नहीं है, धीरे धीरे समझेंगे। अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये सी बी एफ है, यहां पे एक छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है। अगर एक ट्राइंगल के लॉ के कॉन्सेप्ट के, अगर ट्राइंगल का आमने सामने का दो एंगल सेम होता है, जैसे कि ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, तो दोनों सेम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर सामने दोनों का एंगल सेम होता है तो ये और ये जो इसका भुजा होता है, साइड होता है ट्राइंगल का, वो दोनों भी आपस में सेम होगा। तो बी सी एफ इज इक्वल टू सी बी एफ में, तो एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी किसके इक्वल होगा? बी सी एफ के, एंगल बी सी एफ अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट एंगल, अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट एंगल कॉन्सेप्ट, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू बी सी एफ। क्लियर? तो अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है तो ये इक्वेशन सेकेंड होगा, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या पा रहे हैं कि हमारा LHS जो है, एंगल एबीसी सेम है, तो अब हम RHS को भी सेम कर देंगे, मतलब एंगल सी बी एफ इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ, ठीक है। एंगल सी बी एफ इज इक्वल टू एंगल, आप लोगों के सुविधा के लिए हम इसको उल्टा लिख देते हैं, तब आप लोग को ज्यादा याद रहेगा। क्या करते हैं कि एबीसी लेफ्ट साइड में है तो उसके वैल्यू को हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, मतलब एंगल बी सी एफ ऐसे भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं था, बट याद रखने के लिए कि एंगल एबीसी एक साथ है तो हम आरएचएस को भी एक साथ करेंगे। तो एंगल बी सी एफ इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि एंगल बी सी एफ इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये डेरिवेशंस थोड़ा सा स्लाइट टफ है, इसीलिए हम इसको धीरे धीरे समझ रहे हैं, ठीक है, ज्यादा टफ तो नहीं है, धीरे धीरे समझेंगे। अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये सी बी एफ है, यहां पे एक छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है। अगर एक ट्राइंगल के लॉ के कॉन्सेप्ट के, अगर ट्राइंगल का आमने सामने का दो एंगल सेम होता है, जैसे कि ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, तो दोनों सेम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर सामने दोनों का एंगल सेम होता है तो ये और ये जो इसका भुजा होता है, साइड होता है ट्राइंगल का, वो दोनों भी आपस में सेम होगा। तो बी सी एफ इज इक्वल टू सी बी एफ इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ। कैसे हुआ समझ में आ गया? अब एक ट्राइंगल में अगर, अब ये जो हम लोग कर रहे थे, एक ट्राइंगल में अगर आमने सामने का एंगल सेम होता है तो उन दोनों आपस में साइड भी सेम होता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा यहां पे, बी एफ इज इक्वल टू सी एफ, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर? क्या हुआ अभी तक? क्या हुआ है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहले बात, एक स्ट्रेट लाइट आ रहा था, वो लाइट इस मिरर से टकरा करके इस प्रिंसिपल एक्सिस से पास हुआ है, जिस पॉइंट से पास हुआ उसको फोकस बोले हैं।
अब यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए हम, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम क्या पढ़े थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है। तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री क्या होगा, वो दोनों सेम होगा। तो सेम क्या होगा, ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ए बी सी इज इक्वल टू बी सी एफ, ये कैसे आया, ये आया अल्टरनेट एंगल के हिसाब से। मतलब अगर अल्टरनेट एंगल्स में क्या पढ़े थे, अगर कोई जेड फॉर्मेशन होगा तो अगर ये एंगल आई है तो ये भी एंगल उसके सामने वाला अपोजिट एंगल आई होगा, मतलब सेम होगा। तो अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट एंगल कॉन्सेप्ट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ, ये भी क्लियर हो गया, ये दो चीज तो क्लियर हो गया। अब इक्वेशन 2 से हम लोग क्या किए, LHS को एक साइड कर दिए, तो एंगल एबीसी सेम है तो उसको हटा दिए। अब वहां पे क्या कर देंगे, BCF, तो एंगल BCF इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, CBF के इक्वल। अब हम लोग मतलब 7th क्लास या 8th क्लास में पढ़े होंगे कि अगर एक ट्राइंगल का आमने सामने का जो एंगल होता है वो सेम होता है तो उसका आपस में दो साइड्स भी सेम होगा। तो उस लॉ के हिसाब से BF इज इक्वल टू CF, ये जो BF है ये CF के इक्वल होगा, क्लियर, मतलब BF और CF सेम होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक चीज एज्यूम करते हैं, लेट एज्यूम दैट द पॉइंट B and P are very close, किसके वजह से, ड्यू टू स्मॉल एपर्चर ऑफ मिरर। हम लोग रे ऑप्टिक्स मतलब कि लाइट चैप्टर जब पढ़ते हैं तो ये मिरर तो हम आपको बहुत बड़ा बना के दिखाए हैं। जनरली रे डायग्राम्स में ये मिरर बहुत छोटा होता है, छोटा एपर्चर का होता है। एपर्चर क्या होता है, मिरर का कितना साइज है। तो हम लोग इस चैप्टर में या पूरे रे ऑप्टिक्स जब भी पढ़ेंगे आप तो मिरर का साइज बहुत छोटा लिया जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको स्मॉल एपर्चर बोलते हैं। और अगर कोई चीज ऐसा है, ये B और ये मान लीजिए F है और ये P है, तो ये B और P कहीं सामने सामने नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए इस B और P को हम लोग इक्वल मान लेते हैं। तो हम क्या किए हैं, एज्यूम कर लिए कि हमारा जो मिरर है उसका एपर्चर कैसा है, स्मॉल है, और B पॉइंट और P पॉइंट एकदम नजदीक में प्रेजेंट है। तब हम इस P पॉइंट को भी B पॉइंट बोल पाएंगे और इस B पॉइंट को भी P पॉइंट बोल पाएंगे, क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये पार्ट निकाल रहे हैं। तो अभी तक ये समझ में आ गया होगा BF और CF कैसे आया था, अल्टरनेट एक ट्रायंगल के हिसाब से। अब एज्यूम किए हैं कि हमारा जो मिरर है वो बहुत छोटा एपर्चर का है, तो इसका जो एपर्चर है वो क्या है, B और P। तो अगर एपर्चर बहुत छोटा है तो ये और B और P बहुत क्लोज होगा, जैसे कि यहां पे देख पा रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या हम ये लिख सकते हैं, BF इज इक्वल्स टू PF, मतलब ये BF जो है वो PF के इक्वल होगा। अब ये कैसे आया, यहां पे दिख रहा है कि ये B P से बहुत ऊपर है, बट एक्चुअली में ये B बहुत छोटा है, मतलब P के एकदम यहां पे B प्रेजेंट होगा। तो चाहे हम इसको BF लिखें या PF लिखें, बात एक ही है। अब हम लोग इसको इक्वेशन 4 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको इक्वेशन 4 बोलेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, अब फिर से LHS दोनों में सेम हो गया है तो उसको एक जगह करेंगे। तो क्या यहां पे CF इज इक्वल्स टू PF हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। फिर से LHS सेम हो गया है, मतलब कि BF सेम है, तो यहाँ पे BF के जगह पे CF और ये PF के इक्वल होगा, क्लियर। ये कैसे आया, यहां से आ गया। तो ये इतना तक तो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे,
इस डेरिवेशंस को आगे बढ़ाएंगे। अब यहां पे एक चीज बताइए, ये CF प्लस PF, क्या इसको हम ये लिख सकते हैं PC? ये CF और ये PF, क्या ये इसके बराबर होगा, PC के बराबर? ये PF और यहां से ये पूरा इसके इक्वल होगा। तो हम ये लिख रहे हैं कि CF प्लस PF इज इक्वल टू PC। अब CF इज इक्वल टू PF है, तो CF के जगह पे हम PF लिख सकते हैं। PF प्लस PF इज इक्वल टू PC। ये कैसे आया? सिंस CF इज इक्वल टू PF, तो CF और PF इक्वल है, CF और PF इक्वल है, तो इस CF के जगह पे हम PF लिख दिए। तो क्या यहां पे 2, तो यहां पे क्या हो जाएगा, PF PF ऐड हो जाएगा, तो 2PF इज इक्वल टू PC। अब यही हमारा मेन चीज था। अब यहां पे बस वैल्यू को रखना है और हमारा डेरिवेशंस कंप्लीट हो जाएगा। PF क्या है? P से लेकर के F तक के डिस्टेंस को, तो क्या हम लोग ने पढ़ा था इसको कि पोल से फोकस तक के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं? ये पढ़ा है कि पोल से फोकस तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। तो 2 और PF के जगह पे क्या रख देंगे? स्मॉल f इज इक्वल टू P से C तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, इसको क्या बोलते हैं? PC को क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मैं इसको मिटा देता हूं नीचे, वीडियो पॉज करके सारा नोट कीजिएगा, ठीक है? और डेरिवेशंस को पूरा अच्छे से आपको करना पड़ेगा। पहले ये पूरा डायग्राम एक बार साफ सुथरा बनाना पड़ेगा राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड में पूरा प्रूफ कर दीजिएगा। तो 2PF, PF को हम लोग क्या बोल रहे हैं? फोकल लेंथ। और PC, पूरा P से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रख दिए, तो ये हमारा रिलेशन प्रूफ हो गया, जो हम यहाँ पे प्रूफ करने वाले थे। क्या? कि 2F इज इक्वल टू कैपिटल R, या फिर F इज इक्वल टू R/2। ये प्रूफ हो गया। यहां से एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं कि BF इज इक्वल टू PF कैसे आया। अगर हमारा एपर्चर बहुत स्मॉल होगा, मतलब ये B P के बहुत नजदीक होगा। अब B P के बहुत नजदीक हो तो चाहे PF लिखो चाहे BF लिखो, बात एक ही है। तो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से BF इज इक्वल टू PF हो गया। अब इक्वेशन 3 और 4 इक्वेशन पहले था, तो उसके अनुसार CF जो है वो PF के इक्वल हो जाएगा। अब CF और PF दोनों मिला करके PC के लेंथ के बराबर होगा, तो वही लिखें CF प्लस PF इज इक्वल टू PC। अब CF PF के इक्वल है, तो CF के जगह पे PF लिख देंगे, तो PF प्लस PF 2PF। अब PF का डिस्टेंस कितना है? फोकल लेंथ, उसी को तो फोकल लेंथ बोलते हैं, तो F हो गया। और PC का P से C तक के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख दिए। तो यहां पे ये प्रूफ हो गया। आई होप आपको ये प्रूफ समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करिएगा, मैं उसको खुद से वही कमेंट में सॉल्व करूंगा या नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करूंगा। लेकिन ये पूरा डेरिवेशन अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट 3 मार्क्स में प्रीवियस ईयर में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है? अब हम लोग वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। इमेज फॉर्मेशन क्या होता है, और लाइट में इमेज का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है? तो आइए देखते हैं कि इमेज क्या होता है। सेकेंड टॉपिक है हमारे वीडियो का। इमेज का मतलब क्या होता है? फोटो, ठीक है? और ये फोटो लाइट रे में कैसे बन रहा है उसको देखते हैं। यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक लाइट रे दूसरे लाइट रे से जिस पॉइंट पे आकर के इंटरसेक्ट करता है उसी पॉइंट पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। मतलब क्या? ये एक लाइट रे है और ये एक लाइट रे है, अगर मान लीजिए, ठीक है? तो ये जिस पॉइंट पर आकर के दो लाइट रे आपस में इंटरसेक्ट करेगा, आपस में मिल जाएगा, उसी पॉइंट पे एक इमेज का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? या तो ये लाइट रे आपस में मिलता है, पूरा एक्चुअली आकर के मीट करता है, या फिर मिलते हुए लगता है, मतलब लगता है अपीयर टू मीट है, मिलने वाला है या मिल रहा होगा, ठीक है? तो उस कॉन्सेप्ट को, या एक्चुअली मीट कर रहा है उस चीज को। तो जहां पे दो लाइट रे मिलता है या मिलते हुए लगता है उसको क्या बोलेंगे? इमेज। क्लियर? जैसे कि ये कॉनकेव मिरर है, ये क्या है? एक कॉनकेव मिरर। फिर से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और ये पोल। ये बार बार प्रैक्टिस करने से आप लोग को भी आ जाएगा। ये एक लाइट रे गया, ठीक है? और ये कहां से पास करेगा? बता दिए थे, फोकस से।
और ये मान लीजिए ये दूसरा लाइट रे गया, ये भी टकराने के बाद इस फोकस से पास किया, तो ये दोनों लाइट रे, ये और ये दोनों लाइट रे आ करके आपस इस प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट पे मीट किया है, तो यहां पे एक इमेज बनेगा। अब हम लोग टाइप में पढ़ेंगे कि कॉनकेव मिरर जो होता है वो हमेशा रियल इमेज बनाता है। रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है उसको भी आगे पढ़ेंगे, बट यहां पे समझिए रियल इमेज वो इमेज होता है जहां पे दो लाइट रे एक्चुअली में आपस में मीट करता है, ठीक है। जैसे यहां पे ये एक लाइट रे है इंसिडेंट रे, और ये क्या है रिफ्लेक्टेड रे, यहां पे एक इंसिडेंट रे है और ये क्या है रिफ्लेक्टेड रे। तो ये लाइट रे आकर के इधर टकराया रिफ्लेक्शन के बाद, और ये लाइट रे इधर चला गया, तो ये लाइट रे और ये लाइट रे आपस में आकर के एक्चुअली में एक पॉइंट पे मीट किया है, इस पॉइंट को ही इमेज बोलते हैं, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर हमेशा रियल इमेज बनाता है। रियल इमेज क्या होता है? रियल इमेज ये होता है कि जहां पे दो लाइट रे आपस में एक्चुअली में मीट करता है उसको रियल इमेज बोलते हैं। बट हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होता है और अंदर पॉलिश रहता है, अब यहां से क्या है कि एक लाइट रे आया तो क्या ये सीधा पास करेगा? नहीं करेगा, इधर से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए यहां से भी एक लाइट रे आया, ये लाइट रे आया और यहां से एक ये लाइट रे आया, तो ये भी रिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो ये तो कभी मिलेगा नहीं। बट इसको हम लोग पीछे टान करके ऐसे मिला देते हैं एक कॉमन पॉइंट पे, तो यहां पे मान लीजिए इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पे तो एक्चुअली मीट हो रहा है इसीलिए इसको रियल इमेज बोले हैं। बट कॉन्वेक्स मिरर में एक्चुअल में लाइट रेस आपस में मीट नहीं करता है, तो हम लोग क्या करते हैं उस लाइट रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करके, लग रहा है कि यहां पे मिल रहा है, यहां से अगर हम देख लेंगे तो लगेगा कि दो लाइट रे आपस में मिल रहा है, मिलने जैसा लगेगा, यहां पे एक्चुअली में मीट नहीं कर रहा, लग रहा है कि मिल रहा है। तो जहां पे अपीयर टू मीट होता है वो वहां पे इमेज जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। बट इमेज बनने का मतलब क्या? मिल तो रहा है, ठीक है, मिलने का मतलब है इमेज बन गया। अब यहां पे एक्चुअली मीट करेगा तो रियल इमेज, और अपीयर टू मीट होगा, लग रहा है कि मिल रहा है, तो वर्चुअल इमेज बनेगा। इसको आगे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट इमेज क्या होता है इस पूरे चैप्टर में, जहां पे दो लाइट रे आपस में आकर के एक कॉमन पॉइंट पे मिक्स करेगा या इंटरसेक्ट करेगा अपने दोनों को, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था कि प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है, तो प्लेन मिरर के बारे में उतना पढ़ना नहीं है हम लोगों को, बस सिंपल सा पढ़ेंगे कि प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है। पहला, सेम साइज होता है प्लेन मिरर में। जैसे एक कॉमन प्लेन मिरर है, वहां पे हम अपने आप को खड़ा करके देखते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है और इमेज है उन दोनों का साइज लगभग सेम होता है, ठीक है। 2 नंबर, हमेशा ये वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज। ये कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है। पहला बात, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम होता है। दूसरा बात, वर्चुअल इमेज बनाता है, मतलब प्लेन मिरर में भी दो लाइट रे आपस में एक्चुअली में मीट नहीं करता है, मीट करते हुए प्रतीत होता है, मतलब क्या? अपीयर टू मीट होता है, इसीलिए वहां पे भी कैसा इमेज बनता है? वर्चुअल इमेज। सिर्फ कॉनकेव मिरर कैसा इमेज बनाता है? रियल इमेज। ओके, अब यहां पे 3 नंबर, सेम साइज का बनता है, वर्चुअल इमेज है, तो इरेक्ट होता है। इरेक्ट बोल लीजिए या अपराइट, मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो इमेज भी ऐसे ही बनेगा। ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी ऐसे ही बनेगा, मतलब अगर हम सीधा खड़े हैं तो इमेज भी हमारा सीधा बनता है, सेम साइज का बनता है और वर्चुअल इमेज बनता है। ये 3 प्रॉपर्टी याद कर लीजिएगा प्लेन मिरर का। अब हम लोग इमेज कितना टाइप का होता है उसको डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। वैसे मैंने आपको वहां पे बता दिया था। तो इमेज बेसिकली 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। एक होता है रियल
इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। यहां पे आपको उसका डेफिनेशन पूरा दिखेगा अच्छे से, ठीक है, यहां पे नहीं तो यहां पे मैं अटैच कर दूंगा। बट रियल इमेज क्या होता है, अभी मैंने बताया था आपको कि जहां पे दो लाइट रे, ठीक है, आने के बाद आपस में एक्चुअली में मीट करे, ठीक है, एक्चुअली में मीट करे तो रियल इमेज। बट अपीयर टू मीट हो तो उसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज। क्लियर? एक्चुअली मीट हो, एक्चुअली मीट हो तो रियल इमेज, और अपीयर्स टू मीट मतलब मिलने वाला हो, लग रहा है कि मिल रहा है, उसको वर्चुअल इमेज। यहां पे डेफिनेशन दिख जाएगा। बस सिंपल सिंपल से ये बोलना है हमको कि अगर लाइट रेस आपस में आकर के एग्जैक्टली मिल रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो रियल इमेज बनता है, और अगर मिलते हुए लगता है, अपीयर टू मीट होता है, तो वर्चुअल इमेज बनाता है। ओके, तो कॉनकेव मिरर जो होता है वो हमेशा रियल इमेज बनाता है, और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। तो आई होप आपको इतना तक समझ में आ गया होगा, ये इमेज वाला सेक्शन भी समझ में आ गया, और वो प्रूफ स्मॉल एफ और आर के बीच का। अगर इस पूरे वीडियो में आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए नीचे, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आप ज्वाइन कीजिए तो आपको लेक्चर्स नोट्स मिलेंगे। क्लियर? और कोई भी दिक्कत हो इस वीडियो के रिगार्डिंग तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। और प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस चैप्टर का अनेक, मतलब जैसे वो वाला लेक्चर इंपॉर्टेंट था वैसे एक और इंपॉर्टेंट लेक्चर है इमेज फॉर्मेशन का। इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स पढ़ेंगे कि इमेज कैसे फॉर्म होता है, उसके कहां कहां ऑब्जेक्ट रखने से यही कॉनकेव मिरर कैसा कैसा टाइप का इमेज बनाता है उसको स्टडी करेंगे, और कॉन्वेक्स मिरर कैसा इमेज बनाता है उसको स्टडी करेंगे। ज्यादातर स्टूडेंट्स को उस लेक्चर में बहुत डाउट रहते हैं, लेकिन आई होप आप वीडियो देखिएगा इसके बाद तो आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा। मैं उसमें कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए इसको कंप्लीट कीजिए। बाय, थैंक यू।